नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत, 2 जून को उनको दोबारा करना होगा सरेंडर। क्या है इसके मायने, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखना जरूरी होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सैम पित्रोदा के बाद अब मणिशंकर अय्यर के बयान से मुश्किल में है कांग्रेस। क्या है मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम की असल वजह, इस पर भी हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से और अपने संवाददाता से भी। साथ ही साथ मिशन 2024 के लिए चरम पर पहुंचा है चुनाव प्रचार। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की नई मुसीबत। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में भारत को धमकाते हुए पाकिस्तान को बताया संप्रभु और एटम संपन्न देश। भाजपा ने कांग्रेस पर उठाया सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में प्रचार। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस पर बरसे, कहा आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर जैसा। भाजपा के धुरंधर नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभाल रहे हैं कमान। राजनाथ सिंह दुमका में उन्होंने की जनसभा और गोड्डा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार। प्रियंका गांधी ने अमेठी में की जनसभाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पब्लिक मीटिंग। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में संयुक्त जनसभाएं। मायावती ने भी यूपी में तेज किया चुनाव प्रचार। और 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से भर रहे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने गोरखपुर से दाखिल किया नामांकन। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे केजरीवाल पर सुप्रीम फैसला। दरअसल केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 जून तक के लिए राहत दी है चुनाव प्रचार के लिए। 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है और इस राहत के क्या मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि 21 मई को अरविंद केजरीवाल जब उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद वो जो है उनको आज राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में के प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी थी और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को चुनाव प्रचार का मौका मिला है। कल ईडी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और इसके जरिए ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता है। और इस फैसले के बाद कई और लोग प्रचार करने के लिए, चुनाव में प्रचार करने के लिए अपनी जमानत का इसको मुद्दा बनाएंगे। और कल जो ये हलफनामा दाखिल किया था और उसके बाद ये कहा था कि ये चुनाव प्रचार करना एक मौलिक अधिकार नहीं है,
किसी भी व्यक्ति का। लेकिन अदालत का जो आज फैसला आया उसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली और इस फैसले के बाद कई और लोग प्रचार को अपनी जमानत का मुद्दा बनाएंगे, ये कहा था ईडी ने अपने हलफनामे में। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत की याचिका लगाई है, अंतरिम जमानत की याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी है। तो जो ईडी ने कहा था, दरअसल उस तरह से उस लाइन पर चलते हुए एक अंतरिम जमानत की याचिका कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की भी एक याचिका जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसी लाइन पर कि उनको भी चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी जानी चाहिए, अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से वो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक, वो भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं विकास सारथी के पास सुप्रीम कोर्ट में विकास, क्या कुछ कहा है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जानना जरूरी होगा। जिस तरह से ईडी ने इस बात का विरोध किया था और ये कहा था कि ये एक चलन नहीं हो सकता, कोई एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, और उसके बाद क्या कुछ कहते हुए जमानत मिली है, अंतरिम जमानत ही सही। निखिल, ये जो बातें ईडी के एफिडेविट में कही गई थी कल, वो सारी बातें जब आर्ग्यूमेंट्स हुए थे तब भी ईडी की तरफ से रखे गए थे, और उस वक्त कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि बाकी लोग इस तरह की राहत मांगेंगे या इनका हवाला देंगे, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की किस दूसरे मामलों में इसको नज़ीर ना बनाया जाए। जैसा आप याद करें कि संजय सिंह के मामले में ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि ये बाकी केसेस के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ी बात थी कोर्ट की तरफ से। दूसरा, आज कोर्ट ने जब आदेश पढ़ा उस वक्त भी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी साल भर से ज़्यादा के बाद हुई है, जब से ईडी ने जांच शुरू की थी। तो ऐसे में अगर उनको 20-21 दिन की एक राहत दी जाती है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए, कि ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शन का, अगर उसमें कैंपेनिंग के लिए उनको 20-21 दिन के लिए इस तरह की राहत दी जाती है, तो उससे कोई बहुत बड़ा केस पर असर नहीं पड़ेगा। तो ईडी की दूसरी इन दोनों दलीलों पर कोर्ट सहमत नहीं था सुनवाई के वक्त भी, और आज भी कोर्ट ने यही कहा कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। 1 तारीख तक जब उनको ये बेल मिली है वो पूरी तरह कैंपेन के लिए मिली है। हियरिंग के समय कोर्ट ने ये बात भी पूछी थी कि कहीं वो जमानत के दौरान फाइलों पर दस्तखत करने की किसी बारे में विचार तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल होंगे। जाहिर है कोर्ट नहीं चाहता कि वो किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करें या चीफ मिनिस्टर का जो उनका पद है उसका किसी तरह से निर्वहन करें। तो कोर्ट ने ये सारी बातें, डिटेल ऑर्डर जब आएगा उसमें भी देखना होगा कि क्या ये स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में भी मेंशन की है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी जमानत की जो राहत है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैंपेन तक सीमित रखा जाएगा। विस्तृत आदेश आने के बाद इन चीज़ों पर स्थिति स्पष्ट होगी। ईडी के हलफनामे में कई बातें कही गई थी कि इससे एक बुरी मिसाल बनेगी। इस तरह से हर समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, और अगर आप ये देखें कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या स्थानीय चुनाव, इन सबको जोड़ लें तो पिछले कुछ समय 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं। तो सब लोग इस तरह से राहत मांगेंगे तो किसी को भी न्यायिक हिरासत में रखना या किसी नेता को गिरफ्तार करना असंभव हो जाएगा। सारी दलीलों को कोर्ट ने सुना है, सब इश्यूज को एड्रेस किया है जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। लेकिन जो एक विशेष रूप से देखने वाली बात है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कामकाज नहीं करना है। इसको लेकर क्या कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर एक निर्देश उसमें जारी करेगा, उसमें लिखेगा इस बात। जी 2 बातें आपसे और जानना चाहेंगे। एक तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर कामकाज नहीं कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल, और दूसरा जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो उनकी याचिका थी उस पर क्या हुआ, इस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा बने हुए। विनोद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस निर्णय के, अगर सीधे तौर पर कहा जाए, राजनीतिक मायने। दिल्ली में आप चुनाव प्रचार या कहीं भी चुनाव प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए। निखिल, मैं विकास की ही बात से आगे बढ़ता हूं कि देखिए, एक तो विस्तृत रिपोर्ट अभी आनी बाकी है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो रिटेन ऑर्डर अब चाहे वेबसाइट पर डाला जाएगा या वो सीधे आएगा पब्लिक में, तो वो चीज़ें देखनी बाकी है कि इस अंतरिम जमानत के लिए उस पर कंडीशन क्या है। जो बात वो कह रहे थे कि एक चीफ मिनिस्टर की भूमिका उनकी नहीं होगी,
ये सब सारी चीजें अभी देखनी होगी। लेकिन ये फैसला अगर राजनीतिक रूप से आप ये देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा फैसला है। एक बड़ा फैसला इसलिए कि जिस हालत में आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी संघर्ष कर रही थी, तो कम से कम उसको एक राहत तो जरूर मिली है। लेकिन इस राहत मिलने के साथ साथ निखिल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक उनका जो कैंपेन था जेल का जवाब वोट से, तो केजरीवाल के जेल में होने से जो एक सिंपैथी की लहर बनाने की कोशिश दिल्ली और उसके बाद दूसरे स्टेट में, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हरियाणा की बात करें या चाहे गोवा की बात करें, तो ये केजरीवाल की पार्टी का जो अपना एक सिंपैथी लहर बनाने की कोशिश थी जेल का जवाब वोट से। और आपने देखा होगा कि केजरीवाल की जगह पे वहाँ सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, वहाँ रोड शो करती हुई नजर आ रही थी और ये बात मुद्दा उठा रही थी कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी सिंपैथी लहर का जेल का जवाब वोट से कम केजरीवाल के कम से कम कल या आज या कल जब भी वो जमानत से बाहर आते हैं, तो ये सारे चुनाव प्रचार की जो उनकी रणनीति थी वो शायद बंद हो जाएगी। अब जो चुनाव प्रचार का जो अभी तक उन्होंने बनाया होगा, जाहिर सी बात है एक पार्टी अपने पूरे चुनाव प्रचार के अभियान को एक शकल देते हुए उसको जनता के बीच में ले जाती है, कोई भी पार्टी की कोशिश होती है। लेकिन अभी तक जो उनका एक सिंपैथी लहर जेल का जवाब वोट से वाला जो था, उसके बदले में अब वो केजरीवाल को किस तरह से आक्रामक बना कर सामने में लाएंगे, किस तरह केजरीवाल ये बताएंगे कि हमको ये एक राजनीतिक साजिश के तरह ये गिरफ्तारी हुई थी, ये सब सारी चीजें बातें अभी देखनी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि संजय सिंह की जब जमानत पे आए थे तो उनके साथ में कई कंडीशन लगाए गए थे। उनको बताया गया था कि ईडी के इस केस की चर्चा आप नहीं करेंगे, आप अपने केस की बात आप पब्लिक में नहीं रखेंगे। लेकिन वो हुआ अलग, वो अपने तरह से संजय सिंह उस चीज को बताते रहे। तो ये भी देखना होगा कि केजरीवाल उस चीज को, ये कंडीशन भी होगा इनके साथ भी, लेकिन वो किस तरह से रखते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता जो भी एक मन बनाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में, वो तत्कालिक इस तरह के रिएक्शंस पे, तत्कालिक इस तरह की घटनाओं से उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक कि पॉलिटिकल, आपको कोई भी राजनीतिक पंडित से पूछ लीजिए, तो ये सारी चीज़ें अभी देखना है कि इसको किस शक्ल में केजरीवाल इसको चुनाव प्रचार में लाते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किस शक्ल में चुनाव प्रचार में इसको लेकर आते हैं अरविंद केजरीवाल। विकास, आपसे समझना चाहेंगे कि एक पॉइंट जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे केजरीवाल, क्या कुछ इसको लेकर के कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? और दूसरा ये भी, जो गिरफ्तारी को के खिलाफ जो याचिका लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने, उसकी हियरिंग भी होनी चाहिए, क्या कुछ है उसमें? बिल्कुल निखिल, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि हम जब वो बाहर होंगे बेल पर तो क्या वो फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे जो मुख्यमंत्री के तौर पर पहले वो कामकाज करते थे, उसकी तरफ कोर्ट का इशारा था। और कोर्ट ने ये कहा कि उनको इससे बचना चाहिए, वो इस तरह के कामकाज से बचें जब तक उनको जमानत रहेगी, क्योंकि उस वक्त एक हाइपोथेटिकल सवाल था, क्योंकि तब तक जमानत का केवल संकेत कोर्ट ने दिया था, ये नहीं कहा था कि हम जमानत दे ही रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो आपने कहा कि जो मुख्य याचिका है अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कोई जमानत की याचिका नहीं लगाई थी। सीधे सीधे उन्होंने इस पूरे मामले को ही क्वैश करने के लिए कहा था कि उनके खिलाफ ये मामला बनता ही नहीं है। उस पर बहस जारी रहेगी। आज भी जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम जो ये राहत दे रहे हैं, अंतरिम राहत 1 जून तक की, इस बीच में सुनवाई को पूरा कर फैसला देने की कोर्ट पूरी कोशिश करेगा कि इसकी हियरिंग जल्द से जल्द पूरी कर उस याचिका का निपटारा कोर्ट कर दे। तो ये बहस अभी जारी रहेगी। इस पर ईडी को अपनी दलीलें रखनी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो भी ईडी की दलीलों पर अपने काउंटर रखेंगे। तो वो सुनवाई अभी निखिल आगे जारी रहेगी। जी विकास, निश्चित तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि उस मामले में क्या होता है। फिलहाल अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विकास, आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा जी, उनका भी शुक्रिया। हालांकि हम उनको एक बार और जोड़ेंगे अगली खबर के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम फिर से उबला, फिर से निकला। आखिर क्यों ऐसा हुआ? मणिशंकर अय्यर को बार बार पाकिस्तान से प्रेम हो जाता है और उनका पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से झलका है। मणिशंकर के अय्यर के बयान से मुश्किल में आई है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव में दोनों की बात कही जाए, अगर हम ये देखें कि जिस तरह से सैम प्रतोदा ने मुश्किल में डाला था, उसी तरह से एक बार फिर से मुश्किल में डाला है मणिशंकर अय्यर ने। चुनाव के मौसम में सैम प्रतोदा और मणिशंकर अय्यर कोई ना कोई बयान देकर पार्टी की नीति का खुलासा कर देते हैं। इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। भारत सरकार की विदेश सेवा के बाद राजनीति में उतरे हैं मणिशंकर अय्यर, और अय्यर का मानना है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कोई सिरफिरा सत्ता में आ गया तो एटम बम फोड़ देगा। कोई सिरफिरा अगर सत्ता में आ गया पाकिस्तान में तो ये एटम बम फोड़ देगा, इसलिए भारत को डरना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि ये कांग्रेस का विचार हो सकता है, लेकिन ये बदला हुआ भारत है, किसी को डर से सम्मान नहीं देता है। यह बदला हुआ भारत है, किसी को डर से सम्मान नहीं देता है। भारत मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। समझने की बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जहां महंगाई दर 24% से ऊपर है। पाकिस्तान में आज लोग आटे, चावल और दैनिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह वही भारत है जिसमें पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है। यह भी जानने समझने की जरूरत है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को आज IMF और वर्ल्ड बैंक भी लोन देने से मना करता है, उससे बचता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को इज्जत दिलाने के लिए डर दिखाते हैं। पीएम मोदी ने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में साफ कहा कि हमें पाकिस्तान के अप्रोच पर दिमाग नहीं खपाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान ने 1947 में हमसे अलग देश ले लिया। अब वो जो करे अच्छा करे, वो अपने 2 टाइम की रोटी खाए। मुझे इसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। हमें अपना विकास पाकिस्तान के आधार पर नहीं करना है। हम अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। तो सवाल यह है कि जिस भारत ने पाकिस्तान में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसे मणिशंकर अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की बात कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देश को डराने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का सोशल मीडिया पर वायरल वो विवादित बयान दरअसल है क्या, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रति प्रेम को झलकाया है, बल्कि भारत को धमकाया भी है कहीं ना कहीं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन
किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कहना क्या चाहते हैं कि 8 सेकंड के अंदर रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी, भारत को डरना चाहिए? इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी पाने के लिए उसके वो ये पा जाए उसके लिए लाले पड़े हुए हैं। तो हम उनका और हमारा अप्रोच जो है विकास का वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको दिमाग में लेकर हम अपना काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा डोंट वरी यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए, 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पर करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश की नई पीढ़ी का भविष्य देख रहा है जी। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। तो आपने देखा कि आखिर क्या कुछ कहा मणिशंकर अय्यर ने, किस तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर न सिर्फ भारत को धमकाया बल्कि पाकिस्तान के तारीफ में जो कसीदे उन्होंने पढ़े वो आपने सुना। क्या कुछ हो जाता है। जयराम विप्लव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ ईशाद त्यागी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक का, वो भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर ये क्या सेल्फ गोल करने के लिए एक के बाद एक लोग कांग्रेस ने खुद डिप्यूट कर लिया है, ऐसा लगता है। पहले सैम पित्रोदा, अब उसके बाद आपने सुना मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान का के प्रति प्रेम जो है वो एकदम छलका आ रहा है उनका। निखिल, हमें प्रधानमंत्री का अभी हमने सुना, जो अभी एक निजी चैनल के इंटरव्यू में वो बता रहे थे, ये भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के संदर्भ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका देश के सामने में खुलासा किया है। आज देश पाकिस्तान के रेफरेंस में भारत कुछ नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान के बारे में सोचना भारत ने छोड़ दिया है, यहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये देश कितनी दूर आगे निकल गया है। ये दूर आगे निकलने की बात शायद मणिशंकर अय्यर की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो जिस टेन्योर में, चाहे वो विदेश सेवा में थे और जिस टेन्योर में वो कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता से लेके और मंत्री तक भी रहे थे और काफी प्रभावशाली मंत्री रहे थे, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं मणिशंकर अय्यर। वो जो विदेश नीति उन्होंने देखा होगा पाकिस्तान के अप्रोच में, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ किया है कि भारत उससे बहुत अलग आगे निकल गया है। वो अब इसकी चिंता ही नहीं करता कि पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या करता है। वो अपने 2 रोटी बढ़िया से अपने लोगों को खिलाए पिलाए मगन रहे। 1947 में जब से भारत से वो आज़ाद हुआ, भारत से एक नया देश लेके गया, उसके बाद भारत को उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब अगर इस रूप में देखिए कि बढ़ते हुए इंडिया के प्रभाव को, भारत की शक्ति को शायद कांग्रेस पार्टी अभी भी समझने में भूल कर रही है। ये वही भारत है जिसकी बात जो मणिशंकर अय्यर कर रहे थे, ये बात कश्मीर के सेपरेटिस्ट पिछले 40 साल से करते रहे।
यही बात वो बार बार करते रहे हैं कि दोनों ममालिक एटॉमिक पावर का है। यही बात फारूक अब्दुल्ला और बाकी महबूबा मुफ्ती भी करती रही कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। वो आपके यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक करता है, वो यहाँ पे उड़ी में अटैक करता है, वहाँ पाकिस्तान के मिलिटेंट, और अगले दिन से बयान शुरू हो जाता है कि बातचीत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत की कोई मजबूरी नहीं है। एक बार अगर पीएम ने कहा कि बंदूक और गोली के बीच में बातचीत नहीं होगी तो उसके बाद नहीं हुई। तो ये समझने की बात है कि कश्मीर कितना बदल गया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहां अब पाकिस्तान का कोई स्टेक है ही नहीं कहीं पे। कोई सेपरेटिस्ट जाने के बाद वहां कोई स्टेक है ही नहीं। अभी जो आप मिलिटेंट देखते हैं कश्मीर में, जो गाहे बगाहे टारगेट किलिंग में है, वो सब हाइब्रिड मिलिटेंट्स है। वहां एक भी टॉप कमांडर कोई भी, चाहे वो लश्कर का हो, जैश का हो, एचएम का हो, कोई आप देख लीजिए कि आज की तारीख में वो वहां एग्जिस्ट कर रहा है। हाइब्रिड मिलिटेंट से पाकिस्तान सिर्फ हेडलाइन लेने की कोशिश करता है, जैसे चुनाव के समय में या किसी और समय में वो टारगेट करता है और वो एक हेडलाइन लेता है। लेकिन इतना बात मणिशंकर अय्यर को समझना चाहिए कि ये बदला हुआ भारत है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कई सभाओं में कह चुके हैं कि दुश्मन को घर में घुस कर मार। ठीक है, तो इसका समझने की कोशिश करते हैं ईशान त्यागी कि आखिर मणिशंकर अय्यर इस तरह का बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस के लोग भी कई बार, जैसे अभी आपने देखा, हफ्ते भर भी शायद नहीं हुए होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि भाई जो वहां पर पुंछ में अटैक हुआ है ये भाजपा ने प्रायोजित कराया है। इस तरह का बयान, फिर कहना कि पाकिस्तान भी एटमी पावर है, उससे डरना चाहिए, ये क्या दर्शाता है? क्यों कांग्रेस के लोग इस तरह का बयान देते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? निखिल जी, देखिए, पहली बात तो ये है, मणिशंकर अय्यर जी की जो भी राय है वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की उसकी कोई राय नहीं है। आप उसमें जाके हमारा ट्विटर हैंडल भी देख लीजिए, हमने साफ उनको ये अपने आप को इस राय से उनके डिस्टेंस किया है। और पहली बात तो ये, दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये है कि 3 चरण का मतदान हो चुका है अभी तक देश में, और देश में जो जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चाइनीज गारंटी को नकारने का काम किया है, उसके बाद इनको पाकिस्तान भी याद आ रहा है, इनको मुसलमान भी याद आ रहा है, इनको मंगल सूत्र भी याद आ रहा है, इनको गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब याद आ रहा है। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा ईशान जी, लेकिन दो बातें मैं आपको बिल्कुल टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन आपने कहा कि 3 चरणों के बाद जिस तरह नकार दिया, फैसले आएंगे तब देखिएगा किसने किसको नकारा है। एक बात, नकारा होगा या नहीं नकारा मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो 4 जून को पता चलेगा कि नकारा या नकारा। दूसरी बात पाकिस्तान की बात जो है वो मणिशंकर अय्यर ने कही है, तो आप बीजेपी पर क्यों उसको डाल रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी, निखिल जी, वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को बार बार पराजित करने का काम किया। 1947 में हमने उनको हराया, उसके बाद 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब पाकिस्तान के 2 फाड़ करके हमने पाकिस्तान को अलग किया और बांग्लादेश को अलग बनाने का काम किया। ठीक है। और हम उससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे हम पाकिस्तान को पराजित करने का काम कर चुके हैं, हमारी पार्टी पे काम कर चुकी है। ठीक। अब प्रेम मैं बता देता हूँ किसका छलक छलक के बाहर आ रहा है पाकिस्तान के प्रति। आप देखिए, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे, वो बड़ा विश्व गुरु बनना चाहते थे, खुद विश्व गुरु बनना चाहते थे, भारत को नहीं बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम से, कोई प्लान नहीं था उनका, एकदम से वो अफगानिस्तान से आते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, वहां जाके बिरयानी खाऊंगा, क्या बोलते हैं, अब बाकी की चीज जो पकवान है वहां पे उनका लुत्फ उठाऊंगा। पता नहीं क्या बात करने गए थे नवाज शरीफ जी से, मुझे कोई आइडिया नहीं है उस बात का। दूसरी बात, आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा जयराम भाई का। कि देखिए, एक ये प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, की लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, ये भी उनका एक बयान था। आप ये एक पत्र है प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, मेरे फोन में शायद स्क्रीन में सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जयराम जी को शायद ज्ञात होगा। ये पत्र उन्होंने लिखा था 22 मार्च 2021 को, प्रधानमंत्री जो वहां के इमरान खान साहब को लिखा था, उनको एक्सेलेंसी बोला था, और ये बोला था कि आज पाकिस्तान दिवस है और उसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं वहां की जनता को। आपको मालूम है 22 मार्च, आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे, 22 मार्च 1940 को क्या हुआ था?
ठीक 22 है। मार्च चलिए। 1940 को ये लाहौर में डिप्लोमेटिक मुस्लिम डिप्लोमेसी लीग, में सुन ये लीजिए फॉरेन विनोद जी, सुन फॉरेन लीजिए मिनिस्ट्री विनोद जी, लेटर आपके लिखती बीच है। में नहीं बोला था, ये थोड़ा इसमें काम जयराम चलिए भाई को चलिए स्वीकार चलिए विनोद कीजिए। मिश्रा जी उनको खत्म कर लेने लाहौर- दीजिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि वो खत्म कर लें जल्दी से। जी 22 मार्च 2021 को जो उन्होंने लव लेटर लिखा था वो उस याद में लिखा था जो मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, उसको सपोर्ट करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लेटर लिख के किया। तो इस पे जवाब देना चाहिए। उसके बाद ISI को देश में कौन बुलाता है? ये लेटर पता नहीं आपके संज्ञान में कहां से आया। आपके ये लेटर सुनिए, अब तो जवाब ले लें। ईशान त्यागी जी आपने बात अपनी कह ली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ईशान त्यागी जी, अरे ठीक है ईशान त्यागी जी, अरे आपने अपनी बात कह ली, आपका पॉइंट आ गया। जी 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 जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव के पास आऊंगा। जी इन पे जवाब दे। ठीक है जवाब दे रहे हैं। अरे सुनिए ईशान जी, ईशान जी सुन तो लीजिए। बिरयानी खाने, शीरमाल खाने क्यों गए ठीक पाकिस्तान? है, अरे उसके बाद दोनों क्वेश्चन आपने पूछ लिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो क्यों पाकिस्तान को ठीक है, आपने यही सवाल कितनी बार पूछेंगे ईशान जी? $25 मिलियन देने का इन्होंने ईशान जी वादा किया। कितनी बार पूछेंगे? दूसरों का जवाब भी तो देने दीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा, जवाब तो सुनिए। हाँ जी देखिए निखिल जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान से एक बार फिर से उद्घाटित हो गया कि इनकी पाकिस्तान परस्ती गई नहीं है। अब एक बयान नहीं है, सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन इनके हैं महाराष्ट्र। बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में ईशान जी मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था ईशान जी। आपसे केवल एक सवाल मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए पूछा था और आपकी इजाजत लेकर बोला था, इसलिए आप लोग कम से कम एक दूसरे के ऊपर ना बोलिए। अरे एक दूसरे के ऊपर मत, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मत करिए ईशान जी, इस तरह से मत करिए। दिस इज नॉट डन। नो ईशान जी, दिस इज नॉट डन। ईशान जी दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। दिस भैया इनके ऑडियो आउट कर दो, ईशान जी की ऑडियो आउट कर दो। पीसीआर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये रहेगा तो मैं नहीं चला सकता इस तरह से डिबेट। आपको जब आप बोल रहे थे कोई और नहीं बोला था। जी जयराम जी, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की जग जाहिर हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में मीडिया के सामने आकर कहते हैं कसाब ने हेमंत करकरे साहब को, जो शहीद थे, हमारे अधिकारी थे, उनको नहीं मारा। और शशि थरूर भी आकर बयान देते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। क्या यह सीधे सीधे पाकिस्तान को मुंबई हमलों के लिए क्लीन चिट देने की दोबारा कोशिश नहीं हो रही है, जो उस समय भी दिग्विजय सिंह ने किताब लिखवा कर की थी? और वो तो शुक्र है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसके पास से आइडेंटिटी कार्ड भी एक हिंदू पहचान की मिली थी और उसने भी मेरी तरह कलावा बांध रखा था। यह पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर किसने रचा ताकि हिंदू आतंकवाद को साबित किया जा सके? आज फिर से मणिशंकर अय्यर यही सारी बातें कर रहे हैं और भय दिखा रहे हैं। अरे उस पाकिस्तान का जिसको 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके हमने बता दिया कि गोली और बोली साथ में नहीं चल सकती। जिस प्रकार सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, वैसे ही मणिशंकर अय्यर की स्थिति है। इस बयान से मतलब क्या था? दरअसल ये समझना चाहते हैं, मैं जानना चाह रहा हूं जयराम विप्लव जी, ये क्या कहना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर? देखिए मणिशंकर अय्यर का एक स्वाभाविक प्रेम है, जैसे हाफिज सईद जी ये कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल जाते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के भीतर पाकिस्तान को लेकर एक प्रेम है। इनको बड़ा दुख है कि बातचीत क्यों बंद हो गई। इनको आतंकियों से मोहब्बत है, क्योंकि याकूब मेनन से लेकर कसाब के लिए मर्सी पिटीशन साइन करने वाले यही लोग थे। ठीक है, लेकिन ये प्रेम क्यों है? रुकिए, नहीं निखिल जी रुकिए, ये प्रेम क्यों है? ये प्रेम इसलिए है कि पाकिस्तान का जन्मदाता भी कांग्रेस पार्टी ही है। नेहरू जी ने अपनी सत्ता लोलुपता में किस पाकिस्तान के जन्म को स्वीकार किया, भारत विभाजन को स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी तक की बात नहीं मानी, जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर भारत के टुकड़े होंगे। ठीक है, ये सत्ता की लोलुपता है। ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया जयराम जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, को फिर से तोड़ना चाहते। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ईशान जी आ रहे हैं आपके पास, ईशान जी आ रहे हैं आपके पास। इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बाइट दिखवा देते हैं। दरअसल ये जो बिगड़ जा रहे हैं नेताओं के बोल इस दौरान में, ईशान जी आप इस बात से शायद पता नहीं इत्तेफाक रखें ना रखें कि आप
आप इस बयान के बाद, और जाहिर तौर पर जयराम विप्लव और आप एक दूसरे के ऊपर जो भी वार प्रतिवार करें, लेकिन नुकसान तो कर ही देते हैं आपको कई बार, और खासतौर पर मणिशंकर अय्यर से आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बयान जो है वो दिखा दें कि कांग्रेस के नेता जो कांतिलाल भूरिया हैं, उन्होंने कांग्रेस के की जिसको कहा जा रहा है कि उन्होंने नीयत की पोल खोल दी, क्या कुछ कहा है उन्होंने सबसे पहले दर्शकों को, आइए आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। ठीक है, तो ये बयान इस तरह के दे रहे हैं, कितना नुकसान लोगों को कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जब महिला सम्मान की बात करते हैं या जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सपोर्ट में इस तरह का बयान देना, महिलाओं के लिए ये कहना कि भाई 2-2 शादियां कर लेंगे तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस डिबेट को थोड़ा सेट करें। विनोद मिश्रा जी, क्या इस तरह के बयान क्या मायने रखते हैं? क्या ये केवल एक हल्का फुल्का बयान है और ये बिना सोचे समझे दिया गया बयान है इस तरह के? निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊँ। ईशान हमारा बहुत जोशीला अभी प्रवक्ता हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं, मैं तो ईशान की तारीफ करता हूँ जी। लेकिन इसके साथ साथ ईशान भाई एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि डिप्लोमेसी में फॉरेन मिनिस्ट्री की जो कोई लेटर होती है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक्सेलेंसी ही होती है, कोई दुश्मन नहीं होता फॉरेन मिनिस्टर का। और टोकना नहीं चाह रहा था ईशान जी को, लेकिन ये जो नॉर्मल कर्टसीज है वो एक्सचेंज की जाती है। ये देखिए, हम लोग एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। देखिए ईशान जी, आप सुन लीजिए मेरी बात पहले। आऊंगा ईशान जी, आऊंगा इसके बाद ईशान जी आपके पास आऊंगा। इसके बाद ईशान जी आप ही के पास आऊंगा। ईशान जी आप अपनी बात कह लीजिएगा। ईशान जी आऊंगा आपके पास। ईशान जी आप अपनी बात कह लीजिएगा। ईशान जी धैर्य रखिए, पक्का आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। ये चीजें जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या मिनिस्ट्री से या फॉरेन मिनिस्ट्री से लेटर लिखा जाता है एक प्राइम मिनिस्टर को, तो कम से कम ये आप एक प्रोटोकॉल को भी हमें समझनी पड़ेगी। इसको एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे बात करने से थोड़ी वो मर्यादा नहीं होती है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। रही बात आपकी बात, और अभी जयराम जी अपनी अपनी बात को रखेंगे, वो अपना करेंगे अपने तर्क के साथ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं जो निखिल ने अभी इस बात पे जो अपना दूसरा सवाल उठाया है जी, कि देखिए ये भूरिया साहब जो हैं वो कांतिलाल कोई ऐसा छोटा मोटा नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं यहाँ, और एक कद्दावर नेता है। तो अब अगर वो राहुल गांधी के उस 5 न्याय 25 गारंटी की वो व्याख्या कर रहे हैं, वो इस बात को लेके लोगों में जाते हैं और लोगों में बताते हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र है उसको समझो कि तुम्हारे घर में एक बीवी है तो उसको हम 1 लाख रुपया सीधे उसको मिलेंगे, किसी ने टोका होगा। तो अब उसने कहा कि अगर 2 बीवी है तो उसको 2 लाख मिलेंगे। तो आप जब इस तरह की नैरेटिव देते हैं 4 बीवी होगी तो 4 लाख रुपया आप देंगे, तो सवाल है कि आप अपना जो एक सीरियस नोट पे आप 5 न्याय और 25 गारंटी को ले गए थे, वो उसकी गारंटी का विश्लेषण आपके बड़े नेता किस रूप से कर रहे हैं, ये भी बात एक जाहिर हुई है। दूसरा इसमें कि भाई जनता इस बात को समझती है कि आप जिस तरह बड़े बड़े वादे 25 गारंटी कि इसको 1 लाख, इसको 5 लाख, इसको 7 लाख, ये सारे लाखों का इस जनता को तजुर्बा है। वो जनता आपके इन बातों से कितना गुमराह होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के लोगों ने ऐसे कई चुनाव राज्यों के देखे हैं जहां गारंटियों की बौछारें हुई थी, नतीजा कुछ भी नहीं आया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव में जब आप बात करते हैं एजेंडा पे कौन है, तो ये बात ईशान जी ध्यान रखना होगा कि पहले दिन से आपकी पार्टी ने जो शुरू किया संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सारा नैरेटिव आपने शुरू किया, उसका जवाब आपको मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 10 साल के विकसित भारत संकल्प का वो रिपोर्ट कार्ड को लेके जब लोगों के बीच जा रहे थे तो आप संविधान खतरे में बता रहे थे। आप उसमें बता रहे थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक हुए हैं, हमें एक हो जाना है। अब इसके बाद 2024 के बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा। तब फिर आपके नेता कोई शीर्ष नेतृत्व में रहे मणिशंकर अय्यर जब वो डराते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो नहीं तो वो एटम बम फोड़ देगा, तो इसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। जी ईशान जी, आपसे इससे पहले कि आप मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं
कि ये जो आपका जिस तरह के ये बयान दिए जा रहे हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये कह देना कि हमारी पार्टी के सदस्य हैं और उनके पास कोई पद नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है, सैम पित्रोदा का बयान ये उनका व्यक्तिगत बयान है, चन्नी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन डैमेज तो हो रहा है ना। नहीं देखिए निखिल जी, धरातल पे जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप मुद्दों का चुनाव लड़ते हैं, जब आप आम जनमानस की आवाज उठाने की बात करते हैं, जब आप आम जनमानस से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके जो दिनचर्या के डेली के मुद्दे हैं, जब उनको उठाने का काम करते हैं, तो इस तरह का नरेटिव कभी नहीं चलता है। पहली बात तो ये चुनाव में ये सब नहीं होता है, चुनाव एक लोकलाइज्ड होता है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने अभी विनोद जी ने बोली कि इस तरह की बहुत गारंटियां आई थी। ये गारंटियां लाने का काम हमने कर्नाटक में किया था, वहां पे सरकार हमारी बनी, लोगों ने हमें चुना। उसके बाद यही गारंटियां लाने का काम हमने तेलंगाना में किया था, फिर वहां हमारी सरकार बनी, लोगों ने वहां हमें पसंद किया, हमारी गारंटियों को पसंद किया, क्योंकि हमारी जो है वो देसी गारंटियां हैं, हमारी चाइनीज गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी सम्मान की बात करें, सम्मान अगर एक्सीलेंसी लिख के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान करने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। खीर बिरयानी खाने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लव लेटर लिखने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, आईएसआई को देश की धरती पर बुला के जांच करने के लिए पठानकोट में ये काम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम है, देखिए देश, मेरे जितने आपके सम्मानित व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जयराम विप्लव जी इन सभी समस्याओं पे, इन जो सभी सवाल मैंने उठाए, इन पर जवाब नहीं दे पाएंगे। दरअसल हो ये रहा है जयराम जी, सुन लीजिए, जयराम जी खत्म कर लीजिए, जयराम जी मैं खत्म कर लेने दीजिए इनको, ईशान को, जयराम जी ईशान जी को खत्म कर लेने दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात, अरे आप अपनी बात याद रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, खत्म करिए जल्दी से। जी ईशान जी थोड़ा जल्दी से खत्म करिए। जी मैं आपको बता दूं, 1947 से लेके आज तक कश्मीर पे कभी भी पाकिस्तान का स्टेक नहीं रहा। जब पाकिस्तान कश्मीर में घुसा था 1947 में, उसको खदेड़ने का काम भारत की सरकार ने किया था, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कश्मीर की ये लोग बात करते हैं, फिर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से बना दिया, फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से बना? कश्मीर जी हम मानते हैं कि आज भी भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, हमारी सरकार हम वहां तक चर्चा को नहीं ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात कश्मीर की ये लोग बात करते हैं, कश्मीर घाटी में तो इनका एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, इन्होंने कश्मीर घाटी को नई घाटी बना दिया था। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग गई वहां से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मत भाई, डरो मत। ठीक है, जवाब जयराम विप्लव वहां पे लेकर आओ कैंडिडेट। ईशान जी जयराम विप्लव जी को जवाब देने दीजिए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अरे सुन तो लीजिए, कहूंगा, अरे एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों लोग एक दूसरे के नैरेटिव को बताते रहिए, वो कहें कि वो उनका जवाब दे, वो उनको जवाब दे। जयराम विप्लव चलो जल्दी से समाप्त करिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी अटैकिंग रहती है मीडिया के ऊपर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उठा। इनका प्रवचन हो गया, इनकी आवाज बंद करिए। और अब मैं बोल, ईशान जी बीच में मत बोलिए, आप उनको जवाब देने दीजिए। देखिए आप जब बोल रहे थे, ईशान जी आप बोल रहे थे, मैंने जयराम विप्लव जी को इसीलिए रोका था। 10 बार दोहराने से सच नहीं बदलता। उठा रहे हैं कि अरे भाई आवाज बंद करो ना भाई। निखिल जी अच्छा सुनिए, ये बताइए ईशान जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जयराम विप्लव जी चलिए, जयराम विप्लव जी अपनी बात का जवाब दीजिए। देखिए पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग जानते हैं ये गूगल युग है भैया, एआई का समय चल रहा है। एक क्लिक पे सच पता चल जाता है कि सेना को कार्रवाई करने से किसने रोका था। सेना ने 72 घंटे मांगे थे, पीओके भी हमारा ही होता, वो रोकने वाले भी नेहरू जी थे। पाकिस्तान को पैदा करने वाले, उसको स्वीकृति देने वाले, भारत माता की छाती पर तलवार चलाने वाले कौन लोग थे, ये भी भारत की जनता जानती है। और आज जो सच्चाई है, ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये कह रहे हैं मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं मुद्दे पर बात करते हैं भाई? संपत्ति का एक्सरे करेंगे, मुस्लिमों को बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको बांट देंगे, जिनकी ज्यादा बीवियां होंगी उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सारे विषय ये कहीं नहीं फिर बीच में बोल रहे हैं किसी भी मुसलमान। निखिल जी आप ठीक है, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जयराम विप्लव जी, आपका भी।
और ईशान जी, विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियों का जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे मिशन 2024 की कि किस तरह से चुनाव प्रचार जो है सभी राजनीतिक दलों का वो चरम पर पहुंच चुका है। मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने किस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पीएम के महाराष्ट्र की नंदुरबार में जनसभा है तो तेलंगाना के महबूब नगर और हैदराबाद में चुनाव प्रचार है। 8:30 बजे शाम को प्रधानमंत्री ओडिशा के भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही भाजपा नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ संभाल रहे हैं चुनाव प्रचार की कमान। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा की है। गोड्डा में आज शाम को वो रोड शो करेंगे। तो बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में हैं और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी है। विपक्ष भी धुआंधार प्रचार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभाएं चल रही हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रचार है। खड़गे हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता भी वो कर रहे हैं और लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रख रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी के अकबरपुर में मतदाताओं को संबोधित करेंगी। कानपुर में भी उनकी एक रैली की बात बताई गई है। साथ ही साथ तेज किया है मायावती ने प्रचार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा कानपुर और कन्नौज में है और 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की भी प्रक्रिया तेज हुई है। 7वें चरण के लिए जिसमें 1 जून को वोट डाला जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से, कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर क्या निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से योगेश शीतल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं अश्विनी मिश्रा। योगेश, आपके पास पहले आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से चुनाव प्रचार के जिसमें कहते हैं कि जो एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने की बात होती है, जितने निचले लेवल पर महाराष्ट्र में ये पहुंचा है। आप देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया। कभी गुजरात को औरंगजेब से जोड़ा गया और जिस तरह से कल एक बयान आया, ये तो फिल्मों में देखा गया था कि मेरा बाप चोर है, अमिताभ बच्चन का सुना था, अब उससे रिलेटेड बयान भी आने लग गए हैं। किस तरह से जनता इसको देख रही है?
देखिए निखिल, जनता क्या देख रही है वो चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम चलेगा कि जनता इन सब चीज़ों को किस तरीके से लेती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्तर है बयान का वो दिन ब दिन यहाँ पे गिरता जा रहा है। महाराष्ट्र में खास करके हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अगर आप शुरू करें तो जब से सामना पत्रिका में जो शब्द बदले गए थे या जिस तरीके का प्रचलन बदला था, जब जो एक एक्ट्रेस हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ा गया था, उखाड़ दिया करके हेडिंग बनाया गया था। इसके बाद अगर आप देखें क्रमशः कई तरह के बयान प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, देश पर बहुत तरह के बयान जो है वो आए हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि इस श्रृंखला में कोई नई कड़ी है, ये बहुत ही स्वाभाविक सी और अपेक्षित अब हो चुकी है जिस तरीके का ट्रेंड रहा है। अगर आप आज की बात करें तो आज काफी बड़ा दिन था नंदुरबार के लिए, बेसिकली जो नॉर्थन महाराष्ट्र है, जो उत्तरी महाराष्ट्र है, बड़ा दिन था। इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि प्रियंका गांधी की जो रैली है वो यहाँ पे शेड्यूल थी, जिस रैली को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब वो कल होगी रैली उनकी कल होने वाली थी, लेकिन अब कल होगी। एक रणनीति का हिस्सा आप मान सकते हैं इसको नंदुरबार में, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। 10 साल पहले तक कांग्रेस का यहाँ पे राज रहा था, लेकिन मोदी लहर में जो एक जमीन खिसकी है वो अभी तक फिर टटोल नहीं पाई है कांग्रेस, उसी की कोशिश में। तो कल कुल मिलाकर प्रियंका गांधी की भी यहाँ पे रैली। अगर नंदुरबार की बात करें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी होगी बीजेपी के लिए और बाकी सभी पार्टियों के लिए भी। जो भी पार्टियां अभी या तो महायुति में है या तो इंडी गठबंधन में है, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक तो आदिवासी बाहुल एरिया है। अगर आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुन लें तो अगर इस हिस्से को हटा दें तो जो आदिवासियों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, आरक्षण का बहुत एक क्रक्स कहिए तो पूरी उनके भाषण का आरक्षण बहुत बड़ा क्रक्स रहा। जो उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि जो चीजें कर्नाटक में की गई, ओबीसी के रिजर्वेशन को बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में जो शिफ्ट करने की कोशिश की गई, उसी चीज को कांग्रेस चाह रही है कि पूरे देश में उस एजेंडा को लागू किया जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट थे वो इस चीज को नहीं, इस चीज के पक्ष में नहीं थे। ये महत्वपूर्ण रहा। अगर आप पूरे बॉटम लाइन अगर आप आपको क्रक्स बता रहा हूँ, अगर पीएम की स्पीच का ले लें आप। जी, तो मैं बहुत जल्दी से चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अश्विनी के पास जाऊं, विपक्ष की तरफ से जो शिवसेना उद्धव है या कांग्रेस के लोग हैं, उनके प्रचार में क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी बता दीजिए। देखिए एक चीज जो है प्रचार की अगर बात करें तो जो शरद पवार हैं या फिर उद्धव ठाकरे हैं या फिर नाना पटोले हैं, ये जो नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। आज तो क्या नाना पटोले का एक और भी जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको अब तक के बयान जो इंपॉर्टेंट रहे, जो रिलेवेंट है उसके बारे में बता दूं। तो देखिए शरद पवार ने जो चीजें कही है कि 4 जून के बाद जो है कुछ पार्टियां जो है वो कांग्रेस में मिल सकती है, मर्ज हो सकती हैं। जी, विलय की बात एक बोलते हैं स्पार्किंग स्टेटमेंट जो है वो शरद पवार का रहा है। विलय की बात कही है वही जो मैंने आपको कहा बेसिकली मर्ज करने की। उनका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो है सबसे पहला हमला तो अजीत पवार ने ही किया, जो कि उनके भतीजे हैं और जिनकी पत्नी जो है वो उद्धव ठाकरे ये शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ कंटेस्ट में बारामती में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरीके से शरद पवार की जो पार्टी थी वो जो उस वक्त की जो कांग्रेस थी इंदिरा, वो उसमें जाकर मिली थी। तो उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस के बयान आए, एकनाथ शिंदे के बयान आए, कई नेताओं के बयान आए। तो फिलहाल उस चीज पे बयान चल रहा है। हाँ, अगर जहां तक अगर आप आरक्षण की बात की, संवैधानिक चीजों की बात की, तो मुझे लगता है कल जो है प्रियंका गांधी क्या बोलती है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। जी, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी मिश्रा के पास चलते हैं। अश्विनी, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार है वो निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प होगा। चुनाव के विविध रंग होंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभाएं हो रही है, कहा जा रहा था कि वो अयोध्या में भी रोड शो करेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल वो सामने आया नहीं है। क्या मायने हैं, इसको कैसे समझा जाए? निखिल, अगर देखें तो आज इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया कन्नौज में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी से उन्होंने मंच साझा किया और सबने अपने अपने विचार रखे। अखिलेश यादव ने जहां ये कहा कि हमारे पिताजी ने कन्नौज की जनता को हमको सौंप दिया था, वहीं संजय सिंह ने कहा कि ये संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बातें हैं। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो की बहुत सारी बातें कही। कोशिश सबकी ये है कि पूरे जनमानस को ये लगे कि इंडिया ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट है। लेकिन मैं आज की ही बात करूं निखिल, आज 2 सभाएं और हैं। एक कानपुर शहर में है। कानपुर शहर में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर संजय सिंह प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। सटे हुए कानपुर देहात सीट में अकबरपुर सीट पर राजा रामपाल जो है वो सपा प्रत्याशी हैं। संजय सिंह वहां जाकर अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करेंगे। लखीमपुर खीरी में कल संजय सिंह
संजय सिंह आएंगे सपा प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए। अभी तक संजय सिंह ने या फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया है, जबकि सपा के कई प्रत्याशियों के प्रचार की बातें आती हैं। यानी कि जो गांठ गठबंधन में लगी हुई है, कहीं पंजाब में, वो उत्तर प्रदेश में भी उसकी कहीं ना कहीं खलिश दिखती है, उसकी तलखी दिखती है। मंच भले ही शेयर कर रहे हो, लेकिन मन जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ नहीं दिखता है। ज्यादा करीब आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव के पास और समाजवादी पार्टी के पास दिखती है, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जाकर वोट मांगने में गुरेज कर रही, परहेज कर रही। फिलहाल अभी तक के अगर संजय सिंह के अगर देखें रैलियों के मायने, हाँ निश्चित तौर से अगर देखें तो चुनावी तापमान उत्तर प्रदेश में एकदम शबाब पे है। प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में कैंप करने के बाद अब अमेठी की तरफ रुख कर रही हैं। अमेठी रायबरेली सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और पूरे के पूरे इस क्षेत्र में अगर देखें तो 13 मई को होने वाले इस चुनाव में लखीमपुर, कन्नौज, अकबरपुर, कानपुर देहात इन सीटों पर होगा, तो निश्चित तौर से सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता जनार्दन ज़्यादा से ज़्यादा इन मतदान केंद्रों पर निकले, सबकी कोशिश यही है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो इस चुनाव प्रचार के बारे में आप लोग जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसको आप जारी रखिए। हम आपके पास, आप दोनों के पास फिर से वापस कनेक्ट करते रहेंगे दिन में भी। बहुत शुक्रिया योगेश आपका और अश्विनी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को साझा करने के लिए। और दर्शकों, आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना के नारायणपेट, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। చెవాకులు చెప్తున్నారు అంటే ఈ ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్, డబుల్ ఆర్ ట్యాక్స్ వల్ల ఈ ట్యాక్స్ ఎవరి జేబుల్లోకి వెళ్తుందన్నది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి। साथियों, महबूब नगर क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को बीआरएस कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। 2009 में आप लोगों ने केसीआर को चुना, लेकिन जब तेलंगाना बना तो वो आपको भूल गए। ना नए मुख्यमंत्री भी इसी इलाके से चुने गए हैं, लेकिन वो भी दिल्ली के हाई कमान को ही खुश करने और हिसाब किताब देने में लगे हैं। तेलंगाना में इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि अब बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। మిత్రులారా, మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతంలో ఇక్కడి ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నాయకులు తమ స్వార్థంతో ఇక్కడి ప్రజలను ఉపయోగించుకున్నారు, వాడుకున్నారు। 2014లో ఇక్కడ కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చారు, మీరు ఆయనని ఎన్నుకున్నారు। కానీ తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తరువాత ఆయన మిమ్మల్ని మర్చిపోయారు। కొత్త ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇదే క్షేత్రం నుంచి ఎన్నికయ్యారు, కానీ ఆయన కూడా ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని హైకమాండ్ ముందు వాళ్ళని ఖుషామతీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు, వాళ్ళకి లెక్కాపత్రాలు చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। తెలంగాణలోని ఈ పరిస్థితిని మార్చాలన్నట్లయితే బీజేపీ యొక్క ఎంపీలను అత్యధిక సంఖ్యలో ఎన్నుకుని ఢిల్లీకి పంపించవలసి ఉంటుంది। साथियों, इस क्षेत्र को कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन यहाँ के किसानों को मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ की सिंचाई परियोजनाओं को भी राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा किया। कांग्रेस ने अगर कुछ दिया है तो वो है विश्वासघात और विश्वासघात। మిత్రులారా, ఈ క్షేత్రానికి తల్లి కృష్ణమ్మ, తుంగభద్ర నదుల యొక్క ఆప్యాయతాపూర్వకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం ప్రాప్తమైంది। కానీ ఇక్కడి రైతులకు దినసరి కూలీ కోసము పలాయనం చేసి వేరే ప్రాంతాలకి మైగ్రెంట్ లేబర్గా వెళ్ళవలసి వస్తుంది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల కోసము లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్ దానిని ముందుకు వెళ్ళనివ్వడం లేదు। కాంగ్రెస్ రైతుల రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పి కూడా అబద్ధపు వాగ్దానం చేసింది। కాంగ్రెస్ ఇక్కడి ప్రజలకు ఏదైనా ఇచ్చిందంటే అది నమ్మక ద్రోహం మాత్రమే। साथियों,
कांग्रेस के शहजादे चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, लेकिन चुनाव आते ही मोहब्बत की दुकान का बोर्ड उतर गया है। शहजादे अब समाज में जहर घोलने में जुट गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को कंधा देने वाले देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। शहजादे के एक एडवाइजर हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, उन्हें तेलंगाना के लोग अफ्रीकन लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं आता। कौन अफ्रीकन है, कौन भारतीय है, अब ये कांग्रेस हमारे रंग से तय करेगी। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్లో ఒక రాకుమారుడున్నాడు. ఆయన ఎన్నికలకి ముందు మొహబ్బత్ కి దుకాన్ అంటే ప్రేమ దుకాణం తెరుస్తారు. కానీ ఎన్నికలు రాగానే ఆ దుకాణపు బోర్డు తిప్పేస్తారు. దాన్ని తిప్పి విషం విరజిమ్మేటటువంటి పనిని చేస్తున్నారు. టుకడే టుకడే గ్యాంగ్ కి తన భుజాన్ని ఇచ్చి ఆయన ఈ దేశాన్ని ముక్క ముక్కలు చేసేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రాకుమారుడికి ఒక రాజగురువు ఉన్నాడు. ఆయన అమెరికాలో ఉంటాడు. ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను ఆఫ్రికన్లు అన్నారు. ఆయనకు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడాను ఆఫ్రికన్లలాగా కనిపిస్తున్నారు. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటే వారు మన యొక్క చర్మపు రంగు ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ఎవరు ఆఫ్రికనో ఎవరు భారతీయుడో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నిర్ణయించి మన రంగు ఆధారంగా నిర్ణయించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. साथियों, कांग्रेस हिंदुओं से, हिंदू पर्व से कितनी नफरत करती है, ये हर रोज सामने आ रहा है। शहजादे को ट्यूशन देने वाले लीडर ने यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना और राम नवमी मनाना ये भारत विरोधी है। ये आइडिया। तो आप देख रहे थे तेलंगाना से सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारायणपेट पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।